द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। ये अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हैं। इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और उस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए जिससे अन्य साथी भी आपके जुड़ सकें। तो चलिए देर नहीं लगाते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। इसमें देखिए पहला और दूसरा जो प्रश्न है ये गद्यांश से लिया गया है। ये गद्यांश है, आप लोग इसको आराम से पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद जो है ऑप्शन का क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास करेंगे। ठीक, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। धीरे धीरे पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पाएँ तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर आ गया है और इसमें पूछा गया है कि वास्तविक जो संस्कृति है वो व्यक्ति यानी वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो किस प्रकार का प्रयोग करता है। जैसे नए आविष्कारों का प्रयोग करता है, संस्कृत भाषा का प्रयोग जानता है, या फिर तथ्यों को याद करता है, या नए आविष्कार करता है। तो यहाँ पे वास्तविक संस्कृत जो व्यक्ति है उसके विषय में पूछा गया है। तो गद्यांश के अनुसार डी ऑप्शन बिल्कुल, जो नए आविष्कार करे वही जो है वास्तविक संस्कृत व्यक्ति होता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसके साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, वाक्य को क्रमवाच्य में बदलना है, वो कौन सा वाक्य है। चलिए एक मिनट, ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन पर है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने खोजा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे ये जो है वाच्य में बदलना है इसको, तो बी ऑप्शन बिल्कुल देखिए, न्यूटन के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी खोज की गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। पर वाक्य के भेद के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन, 8 भेद जो हैं होते हैं। और 8 के नाम हैं विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, या फिर संदेहवाचक, नेक्स्ट इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये सभी 8 प्रकार के यानी 8 भेद जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, किसी बड़े अंश का जो संक्षिप्त रूप होता है उसको दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिखना है, डॉक्टर लिखना है, डॉक्टर आप बड़े में ना लिख करके इस प्रकार से लिखना चाहते हैं, तो ये जो चिन्ह लगाया गया है, ये निशान, ये कौन सा चिन्ह है ये बताना है। लाघव चिन्ह या संक्षिप्त सूचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम या कोष्टक है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये चिन्ह से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसको लाघव चिन्ह के नाम से जानते हैं और ये संक्षिप्त सूचक चिन्ह भी इसको कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहा जाता है। जब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, आंसर अपने आप बना लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहाँ पे विकारी शब्द क्या होते हैं, जिसके लिंग, भेद, वचन सब में आदि में परिवर्तन किया जा सके उसी को विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो क्रिया बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही होगा। यही जो है किसी भी वस्तु के विषय में विधान करते हैं यही क्रिया होती है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, चलिए अच्छा था। अगला प्रश्न है, अनुमान का विशेषण क्या होगा। अनुमानित होगा, या फिर अनुमति होगा, या फिर अनुमानक होगा, या फिर अनुमत होगा। अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताइए छठे का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे अनुमान का जो विशेषण होगा वो अनुमानित, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीब की सहायता करो। गरीबों, यहाँ पे शब्द लिखा गया है, एक मिनट, गरीब मैंने पढ़ा है, यहाँ गरीबों की सहायता करो लिखा है। इसमें जो गरीबों शब्द लिखा गया है ये शब्द, इसमें शब्द में ये क्या है, गरीबों जो लिखा गया है ये कौन सा शब्द है, विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। तो यहाँ पे ये संपूर्ण जाति के विषय में बोध करा रहा है। ठीक, इसलिए ये क्या हो जाएगी, जाति के विषय में मतलब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, 8वां नंबर का प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। 4, 6, 5, 3।
तो यहाँ सर्वनाम के जो भेद हैं उनकी संख्या जो है 6 होती है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं, तू, वह, मैंने ये सब आते हैं। नेक्स्ट है यानी दूसरा है निजवाचक सर्वनाम जिसमें आप आते हैं। अगला है आप या स्वयं कह सकते हैं। तीसरा है निश्चयवाचक संकेतवाचक जिसको कहा जाता है या सर्वनाम यह है वह है जो निश्चित है। अगला है अनिश्चयवाचक जिसमें कोई, कुछ, कितना ये सब आते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट छठा नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ठीक, ये सब इसमें आते हैं। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है किसी क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन कौन है। 9 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही। यहाँ पे यह और वह जो है ये जो है आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। और ये जो व्यंजन हैं ये जीभ, तालु, दांत व होंठ पर परस्पर स्पर्श होते हुए इनका उच्चारण किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें 4 अक्षर होते हैं। यहाँ पे या व तो लिखा गया है, या व र और ला भी होते हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं और इसमें है जो 10वां प्रश्न है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। पौधा है, पुस्तक है, सहायता है, लड़का है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सहायता बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है लोटा शब्द कैसा शब्द है। देशज है, तत्सम है, तुर्की है या फिर अरबी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जिस शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है वो सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे देशज बिल्कुल सही ऑप्शन। लोटा हो गया, खटिया हो गया, बाल, ये सारे क्या होते हैं, ये सब जो है क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका, देशज शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है। का है, पिका है, आयिका है, यायिका है। यानी कि अध्यापक में से जो अध्यापिका बना है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न के रूप में ये है। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। इसमें इका प्रत्यय लगा हुआ है, अध्यापक में इका लगाकर अध्यापिका हो गया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रखर किताब पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा वाच्य है। कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, आकृतवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है। 13वें नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे कृतवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। प्रखर किताब पढ़ रहा है, ठीक। और यहाँ पे एक बात और आपको बता दें, इसको पहचानने का जो तरीका होता है वो आप कहीं से जैसे क्या, कैसे करके अगर क्वेश्चन करते हैं तो ये आपको वहाँ बता देगा, ठीक। इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। जैसे इस पर ऐसा भी कर सकते हैं कि कर्ता पर जोर दिया जाता है जबकि कर्म यहाँ गौण होते हैं, ठीक ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो पहला ही बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला प्रश्न है जिस शब्द में बहुब्रीहि समास है वह कौन सा शब्द होगा। यश प्राप्त है, हस्तलिखित है, मेघनाद है, सप्ताह है। 14वें नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, मेघनाद बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए एक शब्द से 3 या 2 या 3 या उससे अधिक शब्द का अर्थ निकले यानी अर्थ व्यंजित हो तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे यानी श्लेष अलंकार को चिपका हुआ भी कहा जाता है, यानी कि अर्थ जो हो इसमें चिपके होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है जो दूसरे के सहारे जीता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पालतू होगा, अनाथ होगा, परजीवी होगा, निराधार होगा। तो यहाँ पे 16 नंबर का सी बिल्कुल सही। यहाँ पे ये परजीवी हो जाएगा। जो दूसरे के सहारे जीता है उसे परजीवी कहा जाता है। जैसे किसी पेड़ पौधे पर आप देखे होंगे कोई जो है पौधा उग जाता है तो वो यानी कि उस पेड़ के सहारे से अपना जीवन मतलब अपने आप को पालता है ना, तो वहाँ पे वो पौधा क्या होगा, परजीवी के नाम से जाना जाएगा, ठीक, क्लियर। 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि ये अमीय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। आस्था होगा, अवरोध होगा, अकिंचन होगा या फिर अमृत होगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी डी, अमृत जो है ये अमीय शब्द का सबसे अच्छा अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ यह बात करते हैं यहाँ पे अमीय की पर्यायवाची, तो ये अमृत की भी पर्यायवाची अमीय होती है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करे, करुणा नधी रोए में कौन सा अलंकार मतलब रस है। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, तो इसमें जो है रस बताना है, वियोग श्रृंगार है, रौद्र है, करुण है या फिर शांत रस है। तो देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा इसको पहचानने का तरीका जो है, किसी भी साहित्य या काव्य की जब ग्रंथ को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया आदि का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पे करुण रस होता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने यानी कि श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए जो है रोया था, यानी कि कष्ट के रूप में रोया था ना मिलने के बाद, तो यहाँ पे करुण रस होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाई का कहिए, केशव कहीं ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है। केशवदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, नर हरिदास की। यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी सभी ऑप्शन को मैंने पढ़ दिया है, कमेंट करके आप लोग बताइए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। केशव कहीं ना जाई का कहिए, यह पंक्ति भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा से लिया गया है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास का द्वारा रचित ये पंक्ति है, ठीक, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ का अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज पवन काल कहा जाता है, वो नाम किसने दिया है। तो ये जो नाम दिया गया है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक। बेसिक क्वेश्चन हम लोग हिंदी के यहाँ कवर कर चुके हैं। यहाँ पे अगला पोर्शन इंग्लिश का आ गया है, और इंग्लिश का ये पोएट्री लिखी गई है। इस पोएट्री को आप लोग आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर की क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर जो है लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन भी शायद दिख रहा है, आंसर 21 नंबर का। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे द वर्ड दैट क्लोसेट लिखा है इन मीनिंग टू द वर्ड, उसके बाद फिर डापल, जो बताइए कौन सा यहाँ पे ये हो जाएगा 21 नंबर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही बिल्कुल जो है स्पॉटेड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन आप लोग बताइए, यहाँ पे सुटेबल कंजक्शन को फिल करना है। यहाँ पे प्लस के बाद उसके बाद बी के बीच में जो कंजक्शन लगेगा, कौन सा कंजक्शन लगेगा, तो यहाँ पे और कंजक्शन लग जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सही है भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, और इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे वर्ब है ये, ठीक। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब, ठीक। चलिए इसी के साथ अगला जो है ये पैराग्राफ शायद लिखा गया है, अच्छा नहीं पैराग्राफ नहीं है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में इसको जो है कन्वर्टिंग करना है, यानी कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिखा गया ही सैड, देखिए क्वेश्चन यहाँ से लिखा गया है, क्लियर कर लीजिए। ही सैड, उसके बाद फिर कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर में लिखा गया है प्लीज़, फिर प्लीज़ गिव मी अनदर चेंज। चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चलिए उम्मीद है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही रिक्वेस्टेड, प्लीज़ कहीं भी किया जाएगा, आप प्लीज़ की बात आ गया तो जान लीजिए आपसे रिक्वेस्ट ही किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड इफ़, और इसके बाद जो है कामा, इन्वर्टेड कामा के बाद इफ़ या वेदर का ये प्रयोग भी यहाँ पे करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ही कैन बी गिवन अनदर चांस, ठीक, यहाँ पे चांस है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट, इसमें मैंने क्या बताया, इफ़ या वेदर जब क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न होते हैं तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ देखिए ही बेगेट्स देम टू गिव हिम अनदर चांस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सी गलत है, ठीक। मैंने जो पहले बताया उसको एडिट कर लीजिएगा, भी बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन अप्रोच आर्टिकल, 25 नंबर का सी बिल्कुल सही। यहाँ पे द का यूज किया गया, ही हिट द थम्स विथ अ हैमर व्हेन आई वाज हैंगिंग द पिक्चर,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है जो कि यहाँ पे कंप्रीहेंशन इन पैसेज लिखा गया है, और इस पैसेज को आप लोग क्लियरिटी पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन को बताएंगे कौन सा सही होगा। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले पेज पे। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, थोड़ा जो बचा था उसको भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन भी 26 नंबर का आपकी स्क्रीन पर है। द पार्टीज इन द कॉन्टेस्ट मीन्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फटाफट बता दीजिए। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ्स के अनुसार ये बीज जो हैं यानी मक्खी जो होती हैं यही इनकी कॉन्टेस्ट में ही पार्टी यही कर रही थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला राइट द फेमिनिन वर्ब फॉर्म, तो यहाँ पे फेमिनिन बताना है। जो यहाँ कोर्ट लिखा गया है इसका फेमिनिन कौन सा होगा, तो यहाँ पे फिली हो जाएगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके, अगले प्रश्न में सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए बताइए क्या भरा जाएगा। यहाँ पे खाली स्पेस है तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो कि आफ्टर है ये भरा जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि ग्रामर की दृष्टि से कौन सा सेंटेंस आपका सही है ये बताना है। ही रोट टू मी, उसने मुझे एक लेख लिखा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है और इसमें प्रीफिक्स आपको जोड़ना है। सही प्रीफिक्स क्या जोड़ा जाएगा, जैसे साइड में क्या जोड़ दें, सिर में क्या जोड़ दें, या फिर डब में क्या जोड़ दें, तो ये आपका प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स जो होते हैं वो हिंदी में उनको उपसर्ग कहा जाता है। तो इनके जो है प्रीफिक्स में बी जोड़ दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये जोड़ देंगे तो ये सही अर्थ इसका हो जाएगा। और यहाँ पे अगला पोर्शन जो है संस्कृत का पोर्शन है। इसमें हम लोग केवल आंसर को बताते हैं, आप लोग मिलान करते चलिए और अपने उत्तर को कंटेस्ट करते चलिए। डी ऑप्शन यानी 31 नंबर का डी द्वंद्व यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे पितरों में कौन सा समास है ये बताना है, तो द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञा पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अभी जो है अभिज्ञा में अभी प्रत्यय लगा हुआ है। इसी के साथ अगला प्रश्न है राम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राम है, रामे है, रामय है, या फिर रामाय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो डी बिल्कुल सही। यहाँ पे ये राम शब्द का जो तृतीय विभक्ति बहुवचन है ये रामय हो जाएगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है यत्र अव्यय का क्या अर्थ है, जहाँ कहाँ तहाँ वहाँ। चलिए एक बात और, आप लोग वीडियो को देख ही रहे हैं तो अच्छी बात है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे अन्य आपके साथी हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकें। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे यत्र का जो अव्यय अर्थ होगा वो जहाँ होगा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है लकारः पद में कौन सी संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि, या फिर अयादि संधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही, यण संधि का ये उदाहरण होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे हम तो चलते हैं। इसमें है कर्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे प्रत्यय जो है वो तव्यतः प्रत्यय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है ये खष्टी श का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, कंठ होता है, तालु होता है, ऊंष्ठ होता है, या फिर मूर्धा होता है। तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 38 नंबर का प्रश्न, और इसमें ये जो भी लिखा है इसको पढ़िए। इसमें विभक्ति का प्रयोग, कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, डी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, चलिए ध्यान रख देते रहिए आप लोग। हम जो है टिक जो लगा देते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर हमारे मुँह से थोड़ा हो सकता है ऑप्शन दूसरा निकल जाए तो टिक जो लगे वही को ध्यान दीजिएगा। ठीक, या कमेंट बॉक्स में कोई उत्तर यदि गलत बता दिया जाता है, टिक किसी दूसरे पे लगा है तो आप लोग कमेंट करके उसको बताते रहिएगा। ठीक, चलिए गलती है हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका नीति मार्ग के ना परिलयंती में ये जो है कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल कुलीना जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, और इसमें ये जो भी लिखा गया है
ये शायद पंक्ति लिखी गई है संस्कृत में, इस संस्कृत में जो पंक्ति लिखी गई है इसका आंसर नीचे ऑप्शन के रूप में है, इसको बताना है। तो यहाँ पे ये द्विविधा बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विज्ञान के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। विज्ञान का पोर्शन आपकी स्क्रीन पर है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करके फटाफट बताइए। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं हमारे, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए 41 नंबर का प्रश्न आप लोग बताइए। बात करते हैं यहाँ पे परमाणु रिएक्टर की। तो ये परमाणु रिएक्टर जो होता है, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, ये आविष्कार 1942 में एनरिको फर्मी ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। इनके द्वारा इसका जो है आविष्कार किया गया था 1942 में, ठीक। लेकिन परमाणु बम की बात करते हैं, यहाँ पे परमाणु रिएक्टर किया गया है, ना कि परमाणु बम, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही है। लेकिन परमाणु बम की बात करते हैं तो 1945 में रॉबर्ट ओपेन का ने जो है इसका आविष्कार किया था। कितने में? 1945 में। किसने? रॉबर्ट, अच्छा इस पर लगेगा, रॉबर्ट ओपन है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है, ये बताना है। क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे इसके बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें रेक्टिफायर्स जो होते हैं वो किस में, वो रेक्टिफायर्स जो है वो किसको किस में परिवर्तित करते हैं, ये बताना है। देखिए आप लोग क्या कहते हैं, अगर कभी भी पुराना जो हमारा रेडियो पहले आता था उसमें छोटे छोटे बहुत सारे रेक्टिफायर्स लगे होते थे, ठीक। तो ये क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं या किस चीज़ में परिवर्तित करते हैं? तो ये एक मिनट, ये जो रेक्टिफायर्स होते हैं ये परावर्तित धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित कर देते हैं। इनको क्या कहते हैं? इंजेक्ट का कार्य दृष्टि धारा को परिवर्तित करने में परावर्तित यानी कि परिवर्तित होते हैं। यानी कि सी ऑप्शन देखिए, एसी को डीसी, सीधा ऐसा समझिए, एसी को डीसी में ये बदल देते हैं। और यहाँ पे मैंने जो बोला है साइंस की भाषा में बोला था कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदल देते हैं, ठीक। तो यही एसी को जो है प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है और डीसी को दृष्टि धारा कहा जाता है, ठीक। चलिए, समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन सही के बाद अगला प्रश्न है, किस दवा का मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, मेटफॉर्मिन का प्रयोग जो होता है वो मधुमेह रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण वानस्पतिक कोशिका में स्थित, इसमें क्या स्थित होता है? चलिए, ऑप्शन खाली जगह था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या भरना है ये बताना है। चलिए, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे भरा जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, एलपीजी किसका मिश्रण होता है? ये तो इजी प्रश्न है, सभी को मालूम है। एलपीजी जो मिश्रण होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर जो है भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसमें गंध के लिए थोड़ा सा मर्केप्टन को मिलाया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, जिससे कि ये पता चल सके कि एलपीजी गैस जो है या गैस सिलेंडर लीक है, ठीक। चलिए, इसी भी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब नेट टार्क शून्य है तब क्या स्थिर हो जाएगा? बल, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, रेखीय वेग या त्वरण? तो यहाँ पे कोणीय संवेग जो होगा ये स्थिर हो जाएगा जब नेट टार्क शून्य हो जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? तो दूध खट्टे होने का कारण जो होता है वो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो या लैक्टिक अम्ल होता है, यही होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। दूध में जो लैक्टिक अम्ल या शर्करा होती है वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल परिवर्तित करता है और दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन करता है? तिलचट्टे का उत्सर्जन कौन करता है? ये अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मलिफिजियन जो है
ट्यूबुल्स, बिल्कुल ये ऑप्शन सही होगा। और इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए बताइए फटाफट, कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र जो है वो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही, CdNO3 होल ट्वाइस का मतलब 3 का होल ट्वाइस ये होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कैडमियम नाइट्रेट इसको ये सूत्र सही है। इसी के साथ अगला पोर्शन जो है ये मैथ का पोर्शन है। मैथ के पोर्शन को हम स्किप करते हैं, आप लोग को मालूम ही है। इसको क्यों स्किप करते हैं, क्योंकि आप लोग को मालूम है इसको लगाने में 1 से 2 घंटे का समय आपका वेस्ट हो जाएगा। और इसको अगर आप लोग खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च कर लीजिए और उसके बाद फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आपको वहाँ पर सारा PDF उपलब्ध हो रहा होगा। इसके पहले का भी सारा PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। और वर्तमान में जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, इसका भी PDF वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा आपको प्रैक्टिस सेट के बाद। और दूसरी बात, यदि आप नहीं सॉल्व करना चाहते तो हमारे सर के द्वारा हमारे ही यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जा रहा है अच्छे से, आप लोग जाके वहाँ डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, बताइए फटाफट कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। जिसमें पूछा गया है 1988 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन थे? खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ही जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के मुख्य नेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो आप ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि है? 20%, 30%, 35%, 40%। तो यहाँ पे भूमियों की जो प्रतिशतता है वो 30% है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे भाग भूमि की बात किया गया है, बाकी 70% पर आपका जल ही है पृथ्वी पर, ये तो सभी को मालूम है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि चीनी के लिए जो संतुलित मूल्य है वो 50 रुपया किलो है। यदि सरकार ने 70 रुपया प्रति किलो की न्यूनतम कीमत तय की है तो चलिए देखते हैं यहाँ ऑप्शन क्या होगा। हाँ, एक बार और पढ़ लेते हैं। संतुलित मूल्य जो है वो 50 रुपया किलो है, लेकिन सरकार ने जो 70 रुपया इसकी कीमत को तय किया है, तो इसमें क्या सही हो सकता है? यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पे यदि सरकार चीनी की न्यूनतम कीमत बढ़ाती है तो बाजार में चीनी का अधिशेष हो जाता है। अधिशेष का तात्पर्य क्या होता है? अधिशेष का तात्पर्य होता है कि उसके दामों में जो है भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाजार में चीनी का अधिशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डे का नाम है लेह हवाई अड्डा। और लेह जो है ये लद्दाख का जो है एक ज़िला है। लेह में 2 ही है, एक लेह है एक लद्दाख है, 2 ही ज़िले हैं, लेकिन सबसे उच्चतम और सबसे ऊपरी भारत का हिस्सा भी यही है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये एकदम भारत की उत्तरी दिशा में यानी उत्तर ही दिशा में एकदम स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 राज्यों के बीच में है? अच्छा, यहाँ पे राज्य नहीं है, देश है। किन 2 देशों के साथ लगती है? तो चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, भारत एवं चीन, स्विट्जरलैंड एवं इटली, कनाडा एवं USA। लंबी भूमि सीमा बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल कनाडा और USA की जो है ये सबसे लंबी भूमि है। ठीक, यही जो है इनमें लगती है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ती हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी, उसके बाद श्वेत है में तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था। तो वो किसके द्वारा किया गया था? इराक के द्वारा, अफ़गानिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा या भारत के द्वारा?
तो ये जो किया गया था वो अफगानिस्तान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें आर्थिक संतुलन में क्या होता है? तो आर्थिक संतुलन में मांग आपूर्ति के बराबर हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जोधपुर के किले का निर्माण जो है किसने करवाया था? गुरु रामदास ने, शाहजहां ने, राव जोधाजी ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो इसका निर्माण जो है राव जोधाजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं उनका नाम बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। नोटबुक पेन साथ में लिए हैं, बिल्कुल इस क्वेश्चन को नोट करके रख लें। चलिए ऑप्शन बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में गीतांजलि के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किस सन में? 1913 में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ और यही जो है हमारे प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो ये जो स्वीकार किया जाता है वो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन शिक्षण कौशल का है, इसमें 81 से 90 तक प्रश्न है। और इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें पूछा गया है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो किस प्रकार से होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा कहीं भी देख लीजिए, अगर बच्चे की मूल्यांकन की बात करें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये हमेशा ये अगर याद रख लीजिए, इसी को रट ही लीजिए, यही हमेशा होता है। ठीक, अगर ऑप्शन में है तो यही ऑप्शन सही होगा। और बात करते हैं उसके बच्चों के विकास की, तो सर्वांगीण विकास अगर ऑप्शन में लिखा गया तो उस पर आप लोग आँख मूंद कर मार दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षण यानी खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? बहुत अच्छा, यहाँ पे 82 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रोबल हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये मनोवैज्ञानिक के रूप में ही इस विधि का प्रतिपादन किया था। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? चलिए, मूल्यांकन से अभिप्राय बताना है। क्वेश्चन आंसर आपको दिख ही रहा होगा, बताइए फटाफट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। जैसे छात्रों के अतिरिक्त यानी कि माफ कीजिए छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का जो अध्ययन होता है यही आपका मूल्यांकन होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल यानी धारा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? 85 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सृजनवादी उपागम जो होता है ये बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? चलिए फटाफट बताइए आप लोग। तो यहाँ पे किलपैट्रिक साहब जो है हमारे ये परियोजना विधि के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से 5 तक, यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो कितना है? 30-40 का, 30 का, 40 का, 45 का या फिर 50 का? यानी शिक्षक और स्टूडेंट की जो अनुपात है वो कितना होगा? तो इसके अनुसार यानी 2009 के अनुसार जो 1 से 5 तक विद्यार्थियों या छात्रों का अनुपात होगा और टीचर का अनुपात होगा वो 40 शिक्षक पर 1 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अर्थात विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 40 और अध्यापक की संख्या 1 होगी। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है?
तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही। लिखना जो है ये सूक्ष्म गति के उदाहरण का है। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा किसकी तरफ इंगित करता है? तो ये जो इंगित करता है वो सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल इस तरफ इंगित करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसका तात्पर्य है चाहे बच्चा विकलांग हो, चाहे बच्चा मुखबाधित हो, या बच्चा जो है कम सुनने वाला हो, सभी के लिए समेकित शिक्षा हो, सभी के लिए एक ही विद्यालय हो, यही समेकित शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किस धारा या किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे अधिनियम 2009 का अधिनियम था और धारा 21 के तहत ये कहा गया था कि जो भी बालक 6 से 14 वर्ष के होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा जो है, यानी अनिवार्य शिक्षा मतलब दिया जाएगा। ठीक, इस प्रकार से था जो हमारा जो है क्या कहते हैं, ये सर्व शिक्षा अभियान का लोगो भी यानी प्रोग्राम भी उस समय चल रहा था। ठीक, चलिए, और ये क्वेश्चन पहला इसका सही है। इसी के साथ अगले प्रश्न भी चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका बाल मनोविज्ञान का प्रश्न। इसके सभी प्रश्न जो है थोड़ा लंबे होते हैं, इसलिए थोड़ा आप लोग कंज्यूम करिएगा, यानी कि समझने का प्रयास करिएगा और बताइए, पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंशिक दृष्टिकोण युक्त बालक का जो व्यवहार है वो कैसा होता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो सही है वो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, इसमें क्या होता है, वे पुस्तकों को आँखों के निकट लाकर पढ़ता है, यही जो है दृष्टि दोष। देखिए यहाँ पे दिया गया है आंशिक दृष्टि दोष के बालकों की बात यहाँ पे किया गया है। दूसरा है वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की जो है शिकायत भी करता है, और साथ साथ में श्यामपट्ट पर लिखे हुए जो नोट्स होते हैं बुक पर नहीं उतार पाता है। तो ये सभी ऑप्शन उसके लिए सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त तो सभी भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि जो श्रवण हास होते हैं, यानी जिसको सुनाई नहीं देता है, वे ग्रसित बच्चे कक्षा में किसी से सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं। तो इनके लिए भी जो है समस्याएं यहाँ पे होती हैं। पहला ऑप्शन इसके लिए होगा जो दूसरों के साथ संप्रेषण यानी बातचीत करना तथा सूचनाओं को आदान प्रदान यानी बांटने में जो अक्षमता होती है, यही का सामना उनको करना पड़ता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे प्रश्न की तरह इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही है पहला सही हो जाएगा। किशोरावस्था को ही जो है सबसे अधिक दबाव, तनाव या फिर तूफानी अवस्था का काल कहा गया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें बाल विकास से जो तात्पर्य है वो क्या है और इसमें क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा जो जन्म और किशोरावस्था के अंतर के बीच में होता है? चलिए फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो आप लोग क्वेश्चन के आंसर को नहीं दे रहे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में लिखते रहने, ऐसे कैसे चलेगा? जब सभी आंसर को हम ही बताएंगे तो आप लोग कम से कम जो आंसर आ रहा है उसी को बताते चलिए। चलिए फटाफट बताइए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, बाल विकास से जो तात्पर्य है वो जैविक और मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक परिवर्तन से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे अधिगम की जो सफलता का मुख्य आधार है वो क्या है? यानी कि अधिगम का मतलब होता है जो सीखने में बच्चे सफल हो जाते हैं, उनमें उनका मुख्य आधार क्या होता है? प्रशंसा होता है, पुरस्कार होता है, नेतृत्व होता है, फिर लक्ष्य जो प्राप्ति की उत्कृष्ट होती है उसकी इच्छा होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन लक्ष्य प्राप्ति की जो प्रतिष्ठा होती है इसमें वो सफल होते हैं, तो उनका अधिगम सफल माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? बंदर पर किया था, चिंपैंजी पर किया था, बिल्ली पर किया था या चूहे पर किया था? तो 96 नंबर का कमेंट करके बताइए फटाफट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है आपके, बच्चों के जो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है वो किस पर की गई है? एरिक्सन द्वारा, किसके द्वारा की गई है? एरिक्सन द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या फिर कोहलर के द्वारा? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग फटाफट बताइए। चलिए
तो यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ेंगे, भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में किसने बताया है? तो जीन पियाजे के साहब के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, और इनका नाम पूरा जीन पियाजे है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऑप्शन पहला जो अवस्था है इनकी, वो संवेदी गामक अवस्था है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक माना गया है। अगला है पूर्व क्रियाकाल, जिसको हम लोग या पूर्व संक्रिया काल या पूर्व प्रक्रिया संक्रियात्मक काल इसको कहते हैं, ये 2 से 7 वर्ष तक माना गया है। अगला मूर्त संक्रियात्मक काल 7 से 12 वर्ष तक है, और उसके बाद फिर अमूर्त संक्रियात्मक काल या फिर औपचारिक संक्रियात्मक काल, जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक मानी गई है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही था। और इसके साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? चलिए स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन दिख ही रहा है, बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। पहला ऑप्शन देखिए, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी उपलब्धि एक ही जैसे हो। तो सी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यही कथन सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया कौन सम्मत जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे गेस्टाल्टवादियों के द्वारा ऐसा होता है, ठीक। अंतर्दृष्टि और सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा दिया गया है? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है वो तत्परता का नियम किसने दिया था? ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट और हमेशा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट ही है, इसको कोई दो राय नहीं है। ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, एक मुख्य नियम के अंतर्गत आता है तत्परता का नियम, जिसमें 3 नियम थे, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और नेक्स्ट जो है ये पोर्शन आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटना से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे, तो इसको हम लोग थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे, आप लोग मिलान करते रहिएगा, ठीक। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उपन्यास द करेक्शंस के लेखक जो जोनाथन फ्रांजेन हैं, वो 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन ही शायद लिखा गया है। अच्छा, ठीक, यहाँ पे ABCD के रूप में जो है लिखा गया है, और नीचे ऑप्शन आपके लिखे गए हैं कि कौन सा इसमें सही है, ये बताना है, ठीक। मैं तो समझा ये कुछ अजीब सा है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए पहला और यानी ए और सी सही है, बाकी ये बी वाला गलत है, ठीक। पढ़ लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 2017 जो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का विजेता है वो कौन था? तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही, सेलेस्टियन बेटल ही इसके विजेता थे, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें भी सेम जो ऊपर पहला प्रश्न हम लोग देखे हैं उसी प्रकार से ये प्रश्न है। यहाँ पे आबासा लिखा गया है, और ऑप्शन में देखना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आ और बा बिल्कुल सही है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि मिताली राज किससे, मतलब एक तरफ जो है कह सकते हैं, अच्छा मिलान करना है यहाँ पे 104 में, तो मिलान कर लेते हैं भाई। यानी मिताली राज जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक। 1 मिनट, चलिए ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वहीं बात करते हैं पूनम रानी की, तो पूनम रानी जो है हॉकी से संबंधित है। ललिता बाबर जो हैं ये 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखिए मिलान करिए कौन सा सही है। ABCD यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए मिल रहा है, पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। अगला प्रश्न है, रोजर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे रोजर्स कप जो संबंधित है वो फुटबॉल से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये सारे जी प्रश्न है, थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग करेंगे इसको। तो सी, गुजरात से डांडिया संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसे तैराकी यानी जीवन काल के क्षेत्र में 2016 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसको जो किया गया था वो सी, श्री एस प्रदीप कुमार को किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एस अगेंस्ट आर्ट्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? एज अगेंस्ट आर्ट्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये सानिया मिर्जा की जो है आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यहाँ पे F1 रेस है और एक तरफ विजेता है, तो इसको मिलान करना है। चलिए ऑप्शन भी साथ साथ देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, उम्मीद है दिख रहा होगा।
तो चलिए देख लेते हैं। पहले को जो है जो F1 ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ये तो टोटल है F1 ऑस्ट्रेलियाई जो ग्रैंड प्रिक्स 2017 का था, ये जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जो है विजेता इसके सेबेस्टियन वेट्टल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो पहला, इसका मिलान पहले से कर देंगे, यानी इसका मिलान इससे कर देंगे। ठीक, चलिए अगला ले लेते हैं। उसके बाद रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2017 के विजेता कौन रहे हैं? तो इसमें ये जो हैं, इसको जो है इससे मिलान कर दीजिए और तीसरे को जो बचा है बी से मिलान कर दीजिए। तो देखिए कौन सा सही है यहाँ पे, 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही होने के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला है जो सही युग्म, यानी कि युग्म कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। तो यहाँ पे गलत जोड़ा जो है वो पहला ही जो अमजद अली खान है, ये तबला वादक नहीं है, ये क्या है? ये सरोद वादक हैं, ध्यान रखिएगा, ये सरोद वादक हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर यही गलत पूछा गया था, तो पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, और इनको जो है उस्ताद जो अमजद अली खान हैं, इनको 1975 में पद्मश्री और 1991 में पद्म विभूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यानी कि पद्म विभूषण जो है इनको, एक मिनट, पद्म विभूषण और पद्म भूषण 1991 में पद्म भूषण मिला था और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 3 जो है इनको 3 अवार्ड मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2016 के साहित्य में के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे जो बॉब डिलन है इनको सम्मानित किया गया, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसी के साथ द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका हैं, वो कौन है? बहुत अच्छा, तो यहाँ पे ये रूपा पाई बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में टीम की खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसके लेखक या लेखिका अरविंद अरोड़ा, सिलेक्शन डे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कौन सा देश ब्रिक्स जो है समिति का सदस्य नहीं है? ब्राज़ील, रूस, आइसलैंड, चीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। आइसलैंड जो है ये ब्रिक्स के देशों का समिति में सदस्य नहीं है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला पोर्शन यानी अगला प्रश्न आपका इसमें है कि कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो ये बैडमिंटन जो है इसमें खेल में गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है, छोटी से एक चिड़ी टाइप में होता है, उसको इधर से मारते हैं उधर से मारते हैं, ठीक, दोनों लोग ऊपर से, तो ये बॉल नहीं होता है, ये अलग टाइप सा एकल या 2 रोधी जोड़ा इसमें होते हैं जो किसको खेलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2016 का खिताब किसने जीता था? देखिए सारे करंट अफेयर के प्रश्न हैं, लेकिन स्टैटिक जीके के रूप में आपके पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसको स्किप बिल्कुल मत करिए, मिलान करते रहिए। हम थोड़ा तेज़ी के साथ चल रहे हैं, आपका भी बहुत ज़्यादा 2-4 मिनट में सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरिस जो मित्तेनायर हैं यही जो हैं मिस यूनिवर्स 2016 का खिताब जीती थी, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नंबर्स डोलाई जो नामक पुस्तक है ये किसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक आकाश चोपड़ा जी हैं, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2017 में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो किया गया है वो, एक मिनट, एंटोनियो गुतेरस को नियुक्त किया गया है। ठीक, तभी से अभी तक ये एंटोनियो गुतेरस ही हैं, ये पुर्तगाल के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, इसको मिलान करना है, एक तरफ शब्द लिखा गया है और दूसरी तरफ खेल लिखा गया है। यहाँ बर्डी जो है वो किससे मिलान करेंगे इसको? तो यहाँ पे बर्डी को जो मिलान करेंगे वो गोल्फ से मिलान कर लेंगे, एक मिनट, बर्डी को गोल्फ से मिलान कर लेंगे। उसके बाद बार्ली जो है, बार्ली को जो मिलान करेंगे वो पहले से मिलान कर लेंगे, टेनिस होता है। हिट विकेट जो होता है ये क्रिकेट में होता है। ठीक, तो तीनों मिलान हो गया। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए मिल रहा है, पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी बिल्कुल मिल रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत में किस शहर में स्थित है?
कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, रांची। तो ये जो स्थित है वो आपकी अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे बात करते हैं ये है कहाँ पे, तो ये सीरी जो बशीर मस्जिद है उसी को ही झूलती मीनार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है द वर्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई ये रचना है, ये बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा में एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म जो है 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के जो कसौली नामक एक फौजी अस्पताल था वहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें कौन सी सबसे लंबी नदी है, अमेजन, आमूर, कांगो, नीला, लीना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। लंबी चौड़ी की बात करते हैं वो यही जो है सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीधा सबसे लंबी लिखी गई है तो अमेजन बिल्कुल सही हो जाएगा और इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक, चलिए। और इसी के साथ आमूर नदी की बात करते हैं तो ये रूस और चीन के सीमा पर जो बनने वाली सीमा दोनों को बनाने वाली नदी है, ये आमूर नदी है। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि जो रूस और चीन की जो सीमा रेखा बनाती है वो कौन सी नदी है, तो आमूर नदी है। ठीक, चलिए। अगला प्रश्न है सही जोड़ा कौन सा नहीं है। 124 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। यहाँ पे नंदलाल बोस बांसुरी वादक हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नदियों के नाम है और दूसरी तरफ जो है ये आपका बांध है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, पहले मिलान कर लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन भी साथ साथ देख लें। नदी बांध कौन सा है, जैसे कावेरी नदी पर कौन सा बांध है ये बताना है। तो कावेरी नदी पर जो बांध है वो आपका मेट्टूर बांध है। ठीक, इसको मिलान कर लेंगे दूसरे से। कृष्णा नदी पर जो बांध है वो अलमाटी बांध है। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये तो गांधी सागर बांध है। और वहीं पे चंबल नदी सरदार सरोवर। ठीक, एक मिनट, ये जो नर्मदा नदी पर बांध है ये सरदार सरोवर है, यहीं पे चंबल पर गांधी सागर बांध है। ठीक, इसको इस प्रकार से मिलान कर लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मिलान करेंगे तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में आपका कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है, तो ये तो देखिए डी ऑप्शन श्रीलंका जो है ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये श्रीलंका में नहीं है, ये अपने भारत के तमिलनाडु में ही स्थित है और ये श्री कृष्ण से संबंधित मंदिर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाए, अच्छा तमिलनाडु नहीं है, मिस कीजिए, ये केरल में स्थित है। ठीक, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हम थोड़ा उत्साहित हैं इसलिए थोड़ा गलत बोल लिए, लेकिन ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और ये भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो है उदाहरण के तौर पर बता दें 1733 में इस मंदिर का जो है पुनर्निर्माण जो है त्रावणकोर के एक महाराजा थे जिनका नाम मार्तंड वर्मा था, उनके द्वारा ये करवाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला US ओपन 2016 के पुरुष वर्ग में एकल खिताब किसने जीता था, तो यहाँ के विजेता जो हैं ये स्टैन वावरिंका हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न 28 नंबर का है, इसमें एक तरफ नृत्यांगना है और दूसरी तरफ उनका नृत्य है, तो इसको मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका, देखिए मिलान करिए पहले, यानी कि सी ऑप्शन तो सही है, मिलान कर लेते हैं। एक का सी यानी राधा रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। वहीं बात करते हैं दूसरे की पद्मा सुब्रह्मण्यम का, तो ये जो संबंधित है वो भारतनाट्यम से हैं, सितारा देवी कथक से हैं। ठीक, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न, भारतीय महाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की जो सबसे अधिक जनसंख्या या संख्या है वो आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। सबसे पहली बोली, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली तो हिंदी है, लेकिन दूसरे स्थान पर बोली जाने वाली कौन सी है ये बताना है। चलिए बताइए फटाफट आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बांग्ला जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। ऑप्शन बी सही होने के साथ हम लोग इसको जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है 130 नंबर का। इसमें है कौन सी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए। अच्छा प्रश्न है ये। शशि थरूर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा ये जो है तार्किक विज्ञान यानी रीजनिंग का प्रश्न है। इसको हम आंसर को बताते चलेंगे, आप लोग मिलान करते चलिए और अंत में यानी कि बाद में इसको सॉल्व करते रहिएगा। तो यहाँ मिलान कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। यानी 131 नंबर का प्रश्न का आंसर जो होगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसके स्थान पर भरा क्या जाएगा, चलिए देख लेते हैं। इसमें इससे जो है 4 को ऐड किया गया है, फिर साथ में इसमें जो ऐड किया गया है +4 +6, फिर यहाँ से यहाँ +8, फिर यहाँ से यहाँ +10, इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। ठीक, ऐड कर लेंगे जो भी आएगा, क्या आएगा 43 आ जाएगा। और ऊपर में भी कुछ किया गया है, जैसे यहाँ से यहाँ तक +3, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक +6, इसी के बाद ऐसे बढ़ता है 3 6 9 12, इस प्रकार से बढ़ रहा है 9 12। ठीक, चलिए यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि जो है ये बेनारेक का क्वेश्चन है, विषय 1 2 3 के विषय में दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग का जो है नीचे जो है ऑप्शन के रूप में दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि यह बताइए कि यदि 500 व्यक्तियों ने परीक्षा दी हो तो बताइए कितने व्यक्तियों ने 2 विषयों में परीक्षा दी है। चलिए 100 व्यक्ति इसमें हैं, तो यहाँ पे कितने व्यक्तियों ने 2 विषयों में परीक्षा दी है ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन 75 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका निश्चित कूटनीति का प्रश्न है और इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हो गया भैया। वरना 35 नंबर प्रश्न 134 का है। इसमें एक कथन लिखा गया है, कथन में है कुछ इमारतें कमरे हैं, सेकंड है सभी कमरे इमारत हैं, और उसके बाद निष्कर्ष में लिखा गया है कि कुछ इमारतें ईंट हैं, दूसरा है कुछ इमारतें जो है कमरे इमारत हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका। पहले सबसे पहले डायग्राम जब बनाएंगे तभी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कहा गया है कि कुछ इमारतें कमरे हैं, कुछ इमारतें जो हैं वो कमरे हैं। ये मान लीजिए इमारत हो गया, और ये मान लीजिए कमरा हो गया, और ये जो है इमारत हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इसके बाद फिर अगला जो कथन है सभी कमरे ईंट हैं, तो सभी कमरे क्या हैं ईंट हैं। इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर इसको देखेंगे निष्कर्ष को तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल दोनों यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी कि कुछ इमारतें ईंट तो हैं, कुछ इमारतें ईंट भी हैं, सही है, कुछ कमरे इमारतें भी हैं, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। 135 नंबर का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी बिल्कुल सही है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आगे बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर का प्रश्न है। इसमें जो कंट्रोल आल्ट तथा शिफ्ट लिखा गया है ये कुंजियाँ हैं, ये किस प्रकार की कुंजियाँ हैं ये बताना है। तो यहाँ पे ये मॉडिफायर कुंजियाँ हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला OCR का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ऑप्टिकल चार्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है इसका पूरा नाम है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। ये जो हम लोग चलाते हैं फ़ोन को, ये स्मार्टफोन है, इसको कब लॉन्च किया गया है ये बताना है। तो ये 1992 लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। 1 2 3 4।
तो कंप्यूटर में जो मेमोरी पाई जाती है वो दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। पहली मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी होती है, दूसरी जो होती है वो सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें खुद रहती है और सेकेंडरी जो होती है उसको अलग से लगाया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि का प्रश्न है। इसमें पहला ही ऑप्शन है, व्यावसायिक आचरण नीति का सिद्धांत कितने होते हैं। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन 7 सिद्धांत होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सत्य चरित्रता होती है, उसके बाद वस्तुपरकता होती है, गोपनीयता होती है, सक्षमता होती है, उत्तरदायित्व और ईमानदारी, नेतृत्व, ये सभी इसके जो हैं सिद्धांत हैं। तो सी पहला ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ ही लिए हैं, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना तथा लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार और उपलब्धि उत्तेजना में कमी, ये सभी ऑप्शन इसके सही क्रम हैं। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, किसी शैक्षिक मूल्य का जो है पूर्ण रूपेण मूल्यांकन करना अथवा उसके शोध का बनना ही सौंदर्यात्मक मूल्य होता है। यह कथन किसका है। ब्रबुकेकर का है, ग्रेरट का है, या फिर स्मिथ का है, या इनमें से किसी का नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल ब्रबुकेर बिल्कुल सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, शारीरिक दंड देना क्या होता है। उचित होता है, बहुत ठीक होता है, या फिर अनुचित होता है, या फिर सही होता है। किसी भी बालक को शारीरिक दंड देना क्या माना जाता है। तो यहाँ पे शारीरिक दंड देना जो होता है वो अनुचित माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक जो है उनको सबसे ज़्यादा किससे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। चलिए ऑप्शन तो दिख ही रहा है, आपके स्क्रीन पर ही है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है शिक्षक की, वो धैर्य और दृढ़ता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए भाई। यहाँ पे अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, या फिर शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 146 का वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का उसको ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं, अगर बाल मनोविज्ञान की ज़रूरत है, अध्यापन के विषय में जानता ही नहीं है तो कैसे पढ़ाएगा। ठीक, या अध्यापन के विषय में जानता है, बाल मनोविज्ञान के विषय में नहीं जानता है, तब भी काम नहीं चलेगा। इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में है कि आर्बकल के अनुसार जो परामर्श के तत्व हैं वो कितने होते हैं। आर्बल के अनुसार परामर्श के तत्व जो हैं वो 3 माने गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक जो गृहस्थ जीवन में कितने मानवीय मूल्यों को पालन करना पड़ता है वो बताना है। सत्य है, धर्म है, स्वाध्याय है, या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे इन तीनों का इसको पालन करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये सभी आवश्यक होते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, तो इस संदर्भ में वह क्या करेगी। चलिए ऑप्शन तो देख ही रहे हैं आप लोग, बताइए कमेंट करके आंसर कौन सा सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यह करना चाहेगी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की जो अधिगम की प्रक्रिया है उस पर ध्यान देगी। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं तथा परिस्थिति का जो है आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो अच्छा है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ऑप्शन को देखते हैं जिससे सभी ऑप्शन बराबर दिखे, उम्मीद है दिख रहा होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्ति नहीं की है तथा उनको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी अपनी राय ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।